हम कंपाउंड जनरेटर्स की बात कर रहे थे कि इन मशीन्स के अंदर शंट फील्ड वाइंडिंग मेन फील्ड प्रोवाइड करती है। और जो मेन फील्ड वाइंडिंग होती है उसे हम स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया के कंडक्टर से वाउंड करते हैं, बारीक तार के साथ जो है वो वाउंड करते हैं। इसके अंदर से एज कंपेयर टू सीरीज फील्ड वाइंडिंग कम करंट फ्लो करती है। ठीक है, जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है ये कम टर्न्स की वाइंडिंग होती है और ये ज्यादा डाया का कंडक्टर यूज किया जाता है इसकी वाइंडिंग में। ठीक है, जो करंट आपके आर्मेचर से फ्लो करेगी, जो लोड करंट आपके लोड में से फ्लो करेगी, वही करंट आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर से फ्लो करेगी। इसलिए इस वाइंडिंग के कंडक्टर को लार्जर क्रॉस सेक्शन का एरिया के कंडक्टर के साथ जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। इस तरह से जो आपका वोल्टेज ड्रॉप्स होंगे या आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप्स होंगे वो सारे के सारे कंपनसेट हो जाएंगे। अभी आप दो तरह के जो है वो कंपाउंड जनरेटर्स को देख रहे हो। कंपाउंड जनरेटर्स की दो टाइप्स हैं, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। फर्स्ट टाइप जो आप देख रहे हो ये शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर की टाइप है। ये डायग्राम लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर की एक किस्म है। ठीक है, इसे मैंने जो वो मोटर की हेडिंग दे दी है, सॉरी। तो ये जनरेटर की अभी डायग्राम्स है, मोटर की नहीं। ठीक है, तो शॉर्ट शंट जनरेटर क्या होता है? शॉर्ट शंट जनरेटर के अंदर ये, अगर आप इस पोर्शन को याद रखो, ये वाइंडिंग सारी की सारी वही वाइंडिंग है जो कि एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के अंदर थी या जो आपके शंट फील्ड या सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के अंदर थी। ये सारा पोर्शन वही है। आपकी फील्ड कंट्रोल रेजिस्टेंस है, आपकी फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस है, ये आपकी आर्मेचर की रेजिस्टेंस है। शॉर्ट शंट जनरेटर के अंदर जो सीरीज वाइंडिंग होती है, ठीक है, जो सीरीज वाइंडिंग होती है ये आपके आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों के सीरीज में होती है। ठीक है, मैं फिर से इसे रिपीट कर रहा हूँ। शॉर्ट शंट जो आपके जनरेटर्स होते हैं इनमें इसकी जो वाइंडिंग होती है, शॉर्ट शंट में सीरीज वाइंडिंग जो है ये आपके आर्मेचर की वाइंडिंग और जो आपकी मेन फील्ड की वाइंडिंग है, इन दोनों वाइंडिंग्स के सीरीज में अटैच होती है। इसी वाइंडिंग का दूसरा जो टर्मिनल है वो आपके टर्मिनल वोल्टेज के अक्रॉस जो वो कनेक्ट होता है। जबकि जो लॉन्ग शंट जनरेटर हैं इसमें आपकी जो सीरीज वाइंडिंग होती है, ठीक है, ये आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में होती है। देख रहे हो, आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में होती है और इन दोनों वाइंडिंग्स का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है या जो इक्विवेलेंट वाइंडिंग है वो इन पैरेलल होती है किसके? मेन फील्ड वाइंडिंग के। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जो लॉन्ग शंट होता है इसमें जो सीरीज वाइंडिंग है वो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट होती है, देन उसके बाद ये फील्ड वाइंडिंग के साथ इन कांटेक्ट होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस है। इस केस के अंदर आपकी जो जनरेटर है अगर ये लोड के साथ अटैच नहीं है तो जो करंट फ्लो करेगी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फील्ड वाइंडिंग के अंदर से फ्लो करेगी। इस तरह से आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। जी अली हसन, कहाँ से रिपीट करें प्लीज बताएं। अरे जो आपने डिफरेंस बताया ना कि शॉर्ट शंट जनरेटर में जो आर्मेचर की वाइंडिंग है और दूसरी वाइंडिंग कौन सी बताई है आपने सर? जी जी, फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग। अरे ये दोनों ही सीरीज में होगी या एक सीरीज में होगी या दूसरी दोबारा पैरेलल? से रिपीट में कर देता हूँ, दोबारा रिपीट कर ओके देता हूँ। सर। अभी मैं इसी पॉइंट को दोबारा से समझा रहा हूँ अलग तरीके से, आप देखें मुमकिन आपको ये क्लियर हो जाए।
ओके सर, थैंक यू। शॉर्ट शंट जो आपका जनरेटर है, इसकी ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है। अगर आपका जनरेटर डिस्कनेक्टेड है, जैसे कि यहाँ पे अभी कोई लोड नहीं दिखाया जा रहा, ठीक है, ये ओपन है, तो इस केस में जो ईएमएफ जनरेट होगी, इसकी वजह से जो करंट फ्लो हो सकती है, मुमकिन है IA, इसका पोर्शन सिर्फ और सिर्फ कहाँ से फ्लो करेगा, आपकी फील्ड वाइंडिंग के अंदर से फ्लो करेगा। ये है शॉर्ट शंट जनरेटर की किस्म है। और आपकी नो लोड की कंडीशन में सीरीज वाइंडिंग के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, ये डिस्कनेक्ट रहेगी। जैसे ही आप इस शॉर्ट शंट जनरेटर के साथ लोड अटैच करोगे, तो देन जो लोड करंट आपके लोड के अंदर से फ्लो होगी, वो आपके सीरीज वाइंडिंग के अंदर से भी फ्लो करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये वाइंडिंग और ये मेन वाइंडिंग मेन पोल के ऊपर ही वाउंड है। इस तरह से ये वाइंडिंग आपके मेन पोल को सपोर्ट करेगी। बट अगर हम लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर को देखें, इस केस में अभी ये भी किसी लोड के साथ अटैच नहीं है। तो जब आपका ये जनरेटर एक्साइट होगा, रोटेट करेगा, तो इसके रोटेट करने की वजह से जो आर्मेचर करंट अब फ्लो करेगी, वो सबसे पहले आपकी सीरीज वाइंडिंग के अंदर से गुजरेगी। देन यही करंट आपकी फील्ड वाइंडिंग के अंदर से फ्लो करेगी। देन ये फील्ड वाइंडिंग के अंदर से होती हुई दोबारा से इस पाथ में जो है वो आपका करंट जो है वो फ्लो करता रहेगा। अगर आप इसी किसी जनरेटर के लोड के साथ जो है वो अटैच करोगे, तो अब जो करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, कुछ पोर्शन ज़ाहिर सी बात है इसका अब डिवाइड हो जाएगा, बट ये सारी की सारी करंट आपकी फील्ड वाइंडिंग के अंदर से अब भी जो है वो फ्लो करती रहेगी। ठीक है, तो दोनों की वाइंडिंग कनेक्शंस का डिफरेंस है। शॉर्ट शंट के अंदर जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है, ये और जो फील्ड वाइंडिंग है, शॉर्ट शंट के अंदर सीरीज फील्ड वाइंडिंग इन सीरीज होती है कॉम्बिनेशन ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग के। जबकि लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के अंदर आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग इन सीरीज होती है आर्मेचर वाइंडिंग के, और ये दोनों पैरेलल होती हैं मेन फील्ड वाइंडिंग के या शंट फील्ड वाइंडिंग के। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं जी। अभी आप इक्वेशंस देख रहे हो शॉर्ट शंट जनरेटर की और लॉन्ग शंट जनरेटर की। टर्मिनल वोल्टेज की इक्वेशन प्रीवियसली आपने जो देखी, उसमें ये हिस्सा कंप्लीट ऐड नहीं था। तो अब आपका जो शॉर्ट शंट जनरेटर है, उसमें ये पोर्शन भी अटैच होगा। अगर आपने टर्मिनल वोल्टेज को मेजर करना है, तो आपको इस चीज़ को कंसिडर करना पड़ेगा कि आपकी सीरीज वाइंडिंग के अंदर भी कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ। ठीक है, या अगर आप जो है वो ईएमएफ इंड्यूस को आप जो है वो मेजर करना चाहते हो, तो आप इस चीज़ को जहन में रखोगे कि अब आपकी जो ईएमएफ इंड्यूस है, वो बराबर है सम ऑफ टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप्स इन आर्मेचर वाइंडिंग एंड इन सीरीज फील्ड वाइंडिंग। और इसी तरह से जो आपकी करंट है, वो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये शंट कॉन्फ़िगरेशन है, तो जाहिर सी बात है वो तो डिवाइड होगी दो पोर्शन में। जो टर्मिनल करंट है, वो आपकी सीरीज वाइंडिंग के अंदर से तो गुजरेगी। अगर मैं प्रीवियस डायग्राम के अंदर जाऊं, ये जो टर्मिनल करंट है उसने सीरीज वाइंडिंग के अंदर से तो गुजरना है, बट अगर मैं इसे फाइंड करना चाहता हूं, तो मैं आर्मेचर वाइंडिंग की करंट में से जो फील्ड वाइंडिंग की करंट है उसे माइनस करूंगा, बाकी जो करंट बचेगी वो टर्मिनल करंट होगी। तो यही इसकी इक्वेशन है। और RSR क्या है? सीरीज फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस है। तो जब भी किसी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस होगी, तो उसके क्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप आएगा। इसी तरह से लॉन्ग शंट फील्ड है, लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर है, तो उसके अंदर भी वाइंडिंग्स की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग्स के अंदर डिफरेंस है। तो अब RA और RS ये तो वही तकरीबन सेम इक्वेशन है, तो ये जो है वो माइनस होगी। बट अब यहाँ पे आर्मेचर करंट जो है वो डायरेक्टली फ्लो कर रही है, ये बात आपने जहन में रखनी है। मैं फिर से थोड़ा सा जो है वो डायग्राम के थ्रू आपको यहाँ पे कंपैरिजन करवा देता हूँ। शॉर्ट शंट के अंदर ये शॉर्ट शंट है, आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर से टर्मिनल करंट फ्लो करती है, वो करंट जो कि लोड के अंदर से फ्लो करती है। लॉन्ग शंट के अंदर
आपके सीरीज वाइंडिंग के अंदर से आर्मेचर करंट फ्लो करती है। अब इसे यहाँ पे देखो जरा, लॉन्ग शंट के अंदर आपकी जो सीरीज वाइंडिंग है उसमें से आर्मेचर करंट फ्लो करती है, जबकि जो शॉर्ट शंट है इस केस में जो आपकी सीरीज वाइंडिंग है इसके अंदर से लोड करंट या टर्मिनल करंट जो है वो फ्लो करती है। क्यों आर्मेचर करंट फ्लो नहीं करती? इसका आंसर फिर से कनेक्शंस के अंदर है कि शॉर्ट शंट के अंदर आर्मेचर करंट पहले दो पोर्शंस में डिवाइड होती है, फील्ड करंट और टर्मिनल करंट में। तो जो पोर्शन फील्ड करंट के बाद बचता है टर्मिनल करंट का, वो आपकी सीरीज वाइंडिंग में से गुजरता है। तो इसलिए अगर आपने वोल्टेज ड्रॉप को भी मेजर करना है तो आपको टर्मिनल करंट को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सीरीज फील्ड वाइंडिंग के साथ। बट अगर आप इस केस में देखो लॉन्ग शंट में, तो आर्मेचर करंट डायरेक्टली आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग में से गुजरती है, तो इसलिए आप IA को RSR के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इन सीरीज फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करोगे वोल्टेज ड्रॉप को मेजर करने के लिए। या अल्टरनेटली आप सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस और आर्मेचर रेजिस्टेंस को सम करके तो आर्मेचर करंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो देन भी सेम वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। अब ये जो आपकी करंट IA है, ये इन दोनों वाइंडिंग्स में से गुजरने के बाद टर्मिनल करंट और फील्ड वाइंडिंग की करंट के अंदर डिवाइड होंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये इक्वेशंस समझ आ चुकी होंगी कि वैसे शायद आपको सामने देख के कुछ फर्क ना महसूस हो रहा हो, बट ये दो डिफरेंट इक्वेशंस हैं, तो टर्मिनल वोल्टेज भी डिफरेंट होगी। देन आपके पास टर्मिनल करंट की इक्वेशन है, जो कि जाहिर सी बात है आर्मेचर करंट में से फील्ड वाइंडिंग का माइनस ही होगी। अगर आप फील्ड वाइंडिंग को मेजर करना चाहते हैं, फील्ड करंट को जो है वो मेजर करना चाहते हैं, तो ये किसके बराबर होगी? अगर आप यहाँ पे फिर से चलो इस पॉइंट के ऊपर, लॉन्ग शंट के अंदर, सॉरी, अगर आप लॉन्ग शंट के अंदर जो है वो मूव करो ये, तो टर्मिनल वोल्टेज डायरेक्टली अटैच है किसके साथ? फील्ड वाइंडिंग के साथ। और फील्ड वाइंडिंग के अंदर दो रेजिस्टेंसेस हैं, मेन फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ कंट्रोल्ड रियोस्टेट। इन दोनों का सम जो है ये डिवाइड करें अगर आप इससे टर्मिनल वोल्टेज को, तो देन आपके पास IF की वैल्यू आएगी, वही ओहम लॉ, V इक्वल्स टू IR। तो IF इक्वल्स VT ओवर सम ऑफ RFC एंड RFW। इन दोनों के सम को आप RF से भी जाहिर कर सकते हो, तो यही इक्वेशन सिंप्लीफाई होके IF इक्वल्स VT ओवर RF के बराबर हो जाएगी। लास्ट स्लाइड है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ लेवल ऑफ कंपाउंडिंग के अंदर VI करेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं आपके कंपाउंड जनरेटर्स में। तो ओवर कंपाउंड है, सीरीज वाइंडिंग की जो टर्न्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो ज्यों ज्यों आपका लोड बढ़ेगा आपकी जो टर्मिनल वोल्टेज हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आपका सारा का सारा सिस्टम सैचुरेट हो चुका होगा, तो देन उसके बाद वोल्टेज गिरना शुरू होंगी, बट ये रेटेड पॉइंट से बाहर होगा। अगर हम फ्लैट कंपाउंड जनरेटर की बात करें, तो ये अपने रेटेड कैपेसिटी के अंदर रहते हुए नो लोड और फुल लोड के अक्रॉस अप्रोक्सीमेटली सेम टर्मिनल वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। और अंडर कंपाउंडिंग अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो पहले के मुकाबले में थोड़ी सी कम वोल्टेज जो है वो फुल लोड के ऊपर आएगी, यानी रेटेड वोल्टेज थोड़ी सी गिर जाएगी। और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के अंदर ये वोल्टेज जो है वो कुछ लोड के बाद अचानक जो है वो 0 की तरफ चली जाएगी, अगर आप इसे जो है वो यूज कर रहे हैं तो। कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में आ रहा है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं जी।